गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमरेड। आप सभी का मिस्टर कॉमरेड में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। इससे पहले हमने कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उसी के साथ साथ हमने लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में देखिए पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। ओके, और उसके बाद देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सिंपली आज का हमारा लेक्चर होगा एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दें। तो दोस्तों, एवोगैड्रो लॉ क्या है? एक सिंपल सी भाषा में आज मैं आपको एवोगैड्रो लॉ को समझाऊंगी। एक वेरी सिंपल लॉ है ये, और ये लॉ पढ़ने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट या दो डेफिनेशन याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है, एक डेफिनेशन है एटम की और दूसरी है मॉलिक्यूल की। तो सिंपली एटम क्या होता है? तो एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहाँ पर मैं इस बॉक्स में वो दोनों डेफिनेशन लिखी हूँ, देखिए आप। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच may or may not have independent existence and take place in the chemical reaction is called as the atom। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट याद रखिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एलिमेंट ये वर्ड बहुत ही ज़रूरी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एटम। ओके, और उसी के साथ साथ नीचे यहाँ पे हाईलाइट की हूँ कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज दिस? यहाँ पे सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। और इन दोनों डेफिनेशन के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर नोन एज द मॉलिक्यूल्स। हमें ये दो डेफिनेशंस इसलिए याद होना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर नोन एज द मॉलिक्यूल। ओके, तो याद रखिए कि गैसेस के स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल। और अभी हम देखेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ को सिंपल सी भाषा में मैं यहाँ पर लिखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें क्या करना है, अभी एकदम इजी लैंग्वेज में समझो कि टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है हमारा T और प्रेशर P, इसको हमें कांस्टेंट रखना है। और इसी के साथ साथ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये जो वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए। किसका? गैसेस का। जो कुछ भी हम रिएक्शन लिखेंगे वो गैसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस रिएक्शन में गैसेस होने चाहिए और उन गैसेस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी के साथ साथ उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट, मतलब जो कंडीशन हम रखेंगे वो टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ओके, कांस्टेंट करेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैं वापस से ये स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे दो बीकर हैं, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। ओके, सेकेंड वन। तो इसमें अगर मैं 100 ml लूँगी, अभी कुछ भी कंसिडर कीजिए कि इसमें H2 होगा, O2 होगा, Cl होगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो कुछ भी है वो 100 ml है और सेम बीकर, उसके साइड में जो सेम बीकर है उसमें भी 100 ml है। मैंने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया, सेम किया। यहाँ पे नीचे लिखी हूँ मैं, वॉल्यूम को मैंने क्या किया, सेम किया। और उसी के साथ साथ जो कुछ भी टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको भी मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। यानी कि मैंने यहाँ पे जो कि उसकी स्टैंडर्ड होते हैं वो लिखी हूँ, जैसे कि 298 केल्विन एंड 1 atm। ओके, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को क्या रखा, सेम रखा, दैट इज 100 ml एंड वंस अगेन 100 ml। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे जो इन दोनों बीकर में वॉल्यूम मिलेगा वो सेम होगा। यानी कि इस बीकर में भी मुझे n मॉलिक्यूल मिलेंगे और इस बीकर में भी मुझे n मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरा वॉल्यूम सेम है तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। अभी इसको हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने H2 लिया है जो कि है 1 मॉलिक्यूल, उसके बाद Cl लिया है 1 मॉलिक्यूल और मुझे मिला 2HCl, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl।
सिंपली वन मॉलिक्यूल एंड वन मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के बाद मुझे मिला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अगर मुझे अभी क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl चाहिए, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 लूँगी और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट थिंग लिखी हूँ कि अगर हम वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 2H+H मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर मुझे एक H चाहिए तो मैं हाफ H2 को ब्रेक डाउन करूँगी, जो कि एक H2 को ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे 2H मिले, तो अगर मुझे सिर्फ एक H चाहिए यहाँ पर तो मैं सिर्फ हाफ H2 को ब्रेक करूँगी, तब मुझे मिलेगा एक H। ओके, तो अगर भी अभी भी आपको एवोगाड्रो लॉ समझ में नहीं आया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें क्या मिलेगा, इक्वल वॉल्यूम होगा गैसियस का, तो हमें क्या मिलेंगे, सेम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर एक इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, वो देखिए। अगर मेरे पास 20 ml ऑफ H2 है, ओके 20 ml ऑफ H2 है, तो सपोज एज्यूम कीजिए कि मुझे X मॉलिक्यूल मिल रहा है। सेम थिंग अगर मेरे पास 20 ml ऑफ O2 है तो मुझे X मॉलिक्यूल ही मिलेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका वॉल्यूम सेम है, दैट इज 20 ml ऑफ द गैसेस, ऑल द गैसेस, ओके, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो मुझे मॉलिक्यूल्स के नंबर्स भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, दैट इज X मॉलिक्यूल्स एंड अगेन X मॉलिक्यूल्स। वही अगर मैं 10 ml ऑफ H2 लूँगी और 10 ml ऑफ O2 लूँगी तो सिंपली इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, हाफ X मिलेगा, हाफ X मॉलिक्यूल्स। वही अगर है 20 ml को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 40 ml H2 लूँगी तो मुझे इस X को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2X मॉलिक्यूल्स। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। ओके, तो अभी भी आपको एवोगाड्रो लॉ के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आगे का पॉइंट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। तो क्या होता था ना कुछ साल पहले कि अगर हमें केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हमें उस लॉ के थ्रू जाना पड़ता था। बहुत सारे लॉज थे तो लॉज मेमोराइज करने में भी लोगों को परेशानी होती थी। इसीलिए ये जो डाल्टन बाबा है इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया पूरी दुनिया के सामने और हम सभी इस एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ही केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ओके, तो ये एटॉमिक थ्योरी सिंपली ये है कि बाकी सारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को स्टडी करके उन्होंने उन लॉ का एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप बनाया है, एक पोस्टुलेट का ग्रुप बनाया है, वो सिंपली है एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मैटर कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अभी जो कुछ भी हमारे सराउंड्स में मैटर है, जो अगर वो कुछ भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा फ़ोन हो सकता है, हमारे क्लोथ्स हो सकते हैं, बुक्स, पेन्स, जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सभी एटम्स से बना है। ओके, तो वो एटम्स किससे बने होते हैं, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। यानी कि मैटर जो है, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। उसके बाद सेकेंड पोस्टुलेट था उनकी थ्योरी का, all atoms of a given element have identical mass and properties। ओके, अगर मैं आपको गोल्ड दूंगी तो गोल्ड का जो एलिमेंट है उसका मास भी आइडेंटिकल होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। अगर मैं गोल्ड के साथ साथ इयररिंग्स बनाती हूँ और उसी के साथ साथ एक ब्रेसलेट बनाती हूँ तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, क्योंकि वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज द सेम एलिमेंट। All atoms of given element have identical mass and properties। अभी तीसरा पोस्टुलेट इसी के आधार पर है, दैट इज atoms of a different element have different mass and properties। अभी मैं आपको गोल्ड और सिल्वर दूंगी अलग अलग, तो सिल्वर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। सो दीज टू आर वेरी सिंपल पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देन फोर्थ वन इज compounds are formed when atoms of a different element are combined in a fixed ratio। कंपाउंड तभी फॉर्म होते हैं जब जो कुछ भी हम एटम्स लेंगे वो क्या होने चाहिए, वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लेंगे वो कंबाइन किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, फिक्स रेशो में होने चाहिए। उनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और लास्ट वन है
the relative number and kind of atoms are constant in the given compound. जैसे कि अगर हमें वाटर बनाना है तो H2 और O2 एक सेम डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही होने चाहिए, तभी वाटर बनेगा। और उसके साथ साथ ये 6th वन है, ये हमें ये डिफाइन कर रहा है कि वाटर किसी भी रिसोर्स से आया होगा, यानी कि वो नदी से आया हो या फिर सी से आया हो या फिर हमारे नल से आया हो, लेकिन वाटर का जो फॉर्मूला है या फिर वाटर का जो वाटर बनने की जो प्रक्रिया है वो सेम ही रहेगी। ओके, तो ये 4th और 6th वन है वो हमें डिफाइन करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये डिफाइन करता है। अगर आपको पता है तो आप लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन निकाल के देखिए, ये पोस्टुलेट और वो लॉ बहुत ही मैच करते हैं। उसके साथ ये 5th वन जो हमारा बाकी है उसको पढ़ते हैं अभी। इनडिविजिबल एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमें सिंपली इंडिकेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, सो इसी के साथ आपको समझ में आया होगा कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े हैं, उन सभी लॉज को स्टडी करके उन लॉज का एक ग्रुप या फिर उनकी एक फैमिली बनाने के लिए डाल्टन्स ने ये एटॉमिक थ्योरी को डिफाइन किया था। ओके, सो दिस दैट इज फॉर टुडे। आज हमने देखा एवोगाड्रो लॉ, आज हमने देखा एवोगाड्रो लॉ और उसी के साथ साथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा।